Hi all of you. My name is Srishti Kumari and I am interested to teach English core, psychology, geography, political science and history. Today I teach the English of class 12th and the book Flamingos chapter 2 Lost Spring. So let's start it. Before studying and while studying, we must follow some special steps to understand english stories to understand english stories in a better way. So the first one is I want you to all to know. Yeah, let's wait for a little. Yeah, that's it. Just this. Yeah, I want you to know that be a first step is be a philosopher. Why I'm telling be a philosopher? Philosophers are the ones who have many creative, enthusiastic ideas to tell, to create ideas from something they read, something they feel, something they hear, and something they observe. And we have to be like that while studying English. अगर आप इंग्लिश को ऐसे ही पढ़ोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि इंग्लिश में जो ऑथर है वो कहना क्या चाह रहे हैं आपसे. ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, ऑथर का क्या पर्पस है आपको बताने का कि नहीं ये मैंने क्यों लिखा है. तुम्हें समझना होगा, तुम्हें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे अपने एंगल से. जब तक आप अपने एंगल से ऑथर के एंगल से नहीं पढ़ोगे देन यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं. It is also helpful while converting a literal meaning sense to a metaphorical sense. Being a philosopher help you to understand. In our life, we all have been in our life that be a philosopher. हम सब एक ना एक समय क्या करते हैं, philosopher ही बन जाते हैं. हम आइडियाज़ देखेंगे, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करेंगे, बस यही हमें इंग्लिश को पढ़ते हुए करना है. And the second part I want you all to know, put your feet in the character's shoes and feel their emotion. एक कहावत तो आपने सुनी है ना कि जब तक तुम उसके ना जूतों में अपने पैर नहीं रखोगे ना तुम नहीं समझ पाओगे कि उसे कैसा महसूस हो रहा है. तो बस यही हमें करना है. हमें क्या करना है, जो कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं, जैसे लॉस्ट स्प्रिंग है, आप साहिब आलम का कैरेक्टर पढ़ोगे तो अगर आप इस कैरेक्टर को महसूस नहीं करोगे, उसे क्या महसूस हो रहा है, वो जो देख रहा है उसके लिए सब कुछ कैसा है, तो आप साहिब आलम का एट्रीब्यूट, उसके बिहेवियर को नहीं बता पाओगे. एंड क्यों इसे हमें करना ज़रूरी है, क्यों हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया देखना है, क्यों. एंड ऐसा नहीं है कि बस हमें साहिब आलम की ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हमें ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. सम टाइम क्या होता है कि ऑथर बिकम द थर्ड पर्सन, दे बिकम द नरेटर, दे टेल द स्टोरी, they don't become the character. And sometime we have to become the character, just like in our third chapter deep water we have to become character, but in this story we have to be the narrator, we have to be the author's point of view को समझते हुए, but not just author, साहिब आलम के point of view को समझते हुए भी हमें इसे पढ़ना होगा. ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब आप ये करोगे तो इससे क्या होगा, understanding emotion and behavior attitude of character is the best method to read and understand English and stories. देखो, जब हम किसी के इमोशन को समझते हैं, किसी को छोड़ो, इंग्लिश में जब हम, इंग्लिश इज़ नॉट वॉट यू थॉट, इंग्लिश इज़ द फिलॉसफी, इंग्लिश इज़ द आइडियाज. ऑथर क्या करते हैं, जब कोई भी ऑथर या राइटर कुछ लिखता है ना तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करता है थ्रू सम लेंस, थ्रू अ स्टोरी, कि मैं सोसाइटी के इस पार्ट को, मैं अपने इस पार्ट को दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को, एंड आप लोगों को मुझे समझना होगा. तो आप कैसे समझोगे, यू कांट स्टडी इंग्लिश लॉजिकली
या वाइल स्कोरिंग इट्स गुड, इट्स इम्पॉर्टेंट, आपको स्कोर करने के लिए लॉजिकली पढ़ना पड़ेगा. बट वाइल अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, वाइल अंडरस्टैंडिंग स्टोरीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड इमोशंस, अंडरस्टैंड कि ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये क्यों ऐसे करना चाह रहा है, क्यों ऐसे हुआ तो ये क्यों किया, क्यों ऑथर जो है उदास हो रहा है, क्यों डिसअपॉइंट हो रहा है. अगर हम उसके जैसे हम कोई भी लाइन पढ़ा, ऑथर ने हमें एक लाइन दिया एंड वी हैव टू नो द टोन. टोन कैसे पढ़ेंगे, एग्जेक्टिव उनका जानना पड़ेगा कि ये सैड है, ये उदास है, ये डिसअपॉइंट है किसी चीज़ से. एंड सेकेंडली इज द बिहेवियर, एटीट्यूड क्या है, दैट इन द लॉस्ट स्प्रिंग उसका बिहेवियर कैसा था, उसका एकदम फ्रीली केयर फ्री बिहेवियर था. बट एट सम पॉइंट उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाई. एंड सम स्टोरीज हम जो पढ़ेंगे कि सम स्टोरीज में क्या होता है कि एटीट्यूड किसी का, कोई बहुत स्टबर्न होता है, नहीं दिस कैरेक्टर इज द स्टबर्न. एंड सम का स्टोरी वी स्टडी दैट नो दिस कैरेक्टर बिहेवियर इज सो एरोगेंट, सो एरोगेंट, सो स्टबर्न, वो बहुत ज़्यादा ही चेचे चेचे करता है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को. हमें ऐसा फील होता है ना, ऐसा हम लोग जब स्टोरी पढ़ते हैं कि ये क्या कर रहा है, ऐसा कोई करता है क्या, कितना बेवकूफ़ आदमी है. तो क्यों बोलते हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि हम उसे समझते हैं, उस स्टोरी में हम जीते हैं कि ये बंदा अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मैं कभी नहीं झेल पाता. तो बस यही बात जो है हम लोगों को करनी है, या बस यही बात जो है हमें ये समझनी है इंग्लिश को, और उसके जो स्टोरीज़ है जो राइटर ने राइट किया है, हमें दिया है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उस लेंस को समझने के लिए. बस यही दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट. अगर ये दोनों चीज़ अगर आप समझ गए बिफोर स्टडिंग एंड वाइल स्टडिंग इंग्लिश, यू विल स्कोर फुल, यू विल स्कोर फुल. नाउ या कि इतना आप समझ जाओगे ना, तो आप स्कोर फुल करने के लिए ना कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती है. तो वो अगर आप करोगे, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें समझने पड़ते हैं. हर कहानी से ये सारे स्टेप लेके हमें लिखना पड़ेगा एक जगह पे. अगर आप उसे लिखोगे, देन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, यू विल स्कोर फुल. मैंने कुछ चीज़ बताया है स्कोरिंग फुल, मतलब अपने स्कोर को फुल करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने बताया जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम लिखे, जो हम समझे ये कहानी क्या कहना चाह रहा है. मतलब इस कहानी में जो हमारा जो सार है ना, हमें क्या ज़रूरत है, हमें कैसे इंग्लिश को स्कोर करने के लिए. देखो इस दोनों बी अ फिलोसफर एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तो ठीक है, ये पढ़ने में हमें बहुत अच्छा करेगा, बहुत मज़ा आएगा, और इससे हमें ये स्कोर वाले में भी मदद होगी. बट स्कोर फुल करने के लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है. सबसे पहले है हमारा थीम्स एंड आइडियाज़. ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है, इसका थीम क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, इसमें ऐसा क्या क्या लेंस दिया हुआ है सोसाइटी का, या ऑथर अपने क्या मतलब बताना चाह रहा है, इसका क्या क्या चीज़ है, ये सारा उसका थीम होता है, उसका आइडियाज़ होता है एक स्टोरीज़ का. दूसरा है कैरेक्टर स्केच. कैरेक्टर स्केच क्या होता है कि वो कैरेक्टर कैसा है. एक होता है कैरेक्टर आर्क, कि कैरेक्टर आर्क क्या होता है कि कैरेक्टर जो है ट्रांसफॉर्म होता है, पहले वो कुछ और रहता है, फिर वो कुछ और बन जाता है. आगे वाले स्टोरीज़ में आप कैरेक्टर आर्क्स को भी पढ़ोगे, ठीक है. फियरफुल इंसान एक ब्रेव इंसान में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कैरेक्टर आर्क कहते हैं. फिर कुछ स्टोरीज़ में क्या होता है, एक कैरेक्टर वही रहता है, वो कैरेक्टर वही रहता है, उसमें भी कुछ उस कैरेक्टर की कुछ भी जो इंटरनल बिहेवियर है, उसके जो स्टोरीज़ में उसकी बिहेवियर बताया गया है, वो कैसे हर चीज़ को देखता है, क्या वो एरोगेंट है, क्या वो स्वीट है, क्या वो बहुत ज़्यादा साय है, क्या वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है. ये सारी चीज़ें मतलब हमें पता चलती है बाय कैरेक्टर स्केच, जब हम उसके कैरेक्टर के समझते हैं कि क्या क्या ऑथर हमें क्या क्या बताना चाह रहा है इस लाइन से, क्या कहना चाह रहा है कि ये बंदा तो बहुत अच्छा है, बहुत
अच्छे स्वभाव का है, होपफुल है, उसके अंदर होप है कि नहीं मेरा कुछ बदल जाएगा। ये सारी चीज़ होता है कैरेक्टर स्केच जो हम करते हैं। एक होता है कैरेक्टर आर्क, ये आर्क आई एम टेलिंग यू, ये इसे आर्क कहते हैं। जो ये आर्क है मतलब 300 डिग्री का जो चेंजेस होता है ना कैरेक्टर के अंदर, कभी कभी 300 डिग्री होता है, कभी 180 डिग्री होता है, बस यही जो चेंजेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना कैरेक्टर का, उसे हम आर्क कहते हैं। ये भी एक कैरेक्टर स्केच का ही पार्ट होता है। थर्ड है टोन एंड मूड। टोन क्या होता है, ऑथर कैसे लहजे में कह रहा है, साहिब आलम का लहजा कैसा है बोलने में। हम बोलते हैं ना, कैसे बोल रहा है ये आदमी, नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बहुत बुरा लगता है, और कितने अच्छे से ये आदमी बोल रहा है। तो टोन जो होता है वो 2 तरह का होता है, 3 तरह का होता है ऐसे, पॉजिटिव, निगेटिव एंड क्रिटिकल। एंड पॉजिटिव में फिर बहुत सारे टोन आ जाएंगे। पॉजिटिव इंथ्यूज, हैप्पी, जॉयफुल, एंड जैसे अब हैप्पी, जॉयफुल, होपफुल, ये सारे टोन आ जाएंगे। फिर निगेटिव में क्रिटिकल आता है। क्रिटिकल भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। निगेटिव वो जजमेंटल टाइप का होता है, तो हम उसे क्या करते हैं निगेटिव में रखते हैं, लेकिन नहीं भी रखते क्योंकि वो बीच का होता है। निगेटिव में आता है डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग टोन है इसका। एंगर, एंगर टोन है इसका, हम बहुत गुस्से में बोल रहे हैं ऑथर ने। मूड, गुस्सा है, कैसे टोन कैसे पता चलता है किसी इंसान का कि वो कैसे बोल रहा है। एक तो मूड सैडनेस से पता चलता है, हैप्पीनेस, उसका मूड कैसा है, बोलते हैं ना कि मूड कैसा है, तो ऑथर का मूड कैसा है, कैरेक्टर का मूड कैसा है, ये भी इम्पॉर्टेंट करता है। ठीक है, ये हमें जब हम आंसर राइटिंग करते हैं या मतलब जब एक्सट्रैक्ट बेस सॉल्व करते हैं ना, देन इट हेल्प्स अस। टोन और मूड हमें हेल्प करता है। मैसेज एंड द मोरल, इस कहानी को, ये जब पूरे कहानी को सुनाया इन्होंने, ये कहना क्या चाह रहे हैं भाई, क्यों ये कहानी सुनाए, कुछ तो कहना चाह रहे होंगे, कुछ मैसेज देना चाह रहे होंगे कि नहीं सोसाइटी में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव, हमें ऑप्टिमिस्टिक बन के रहना चाहिए, ब्रेव बनना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ जो है ना सोसाइटी और अपने बारे में एक इंसान को कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ को मैसेज एंड मोरल में काउंट किया जाता है। वो हमें मैसेज बताता है। ये आंसर राइटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग ये देखते हैं तो। एंड देन है ऑथर का पर्पस, कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है, ऑथर ने ये लिखा क्यों है, ये कुछ तो हमें समझाना चाह रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका लेंस क्या है। ये जो एनीस जंग है, इनका लेंस क्या है इसके तरफ, ये क्या कहना चाह रही है। जब हम ऑथर के पर्पस को समझते हैं ना, तो हम कहानी को समझते हैं, तो हम कहानी को समझने में आसानी होती है हमें। एंड फिर एक नई चीज़ आई है इंग्लिश में, उसे कहते हैं नैरेटिव टेक्निक। ये कुछ सम वॉट जो है लिटरल डिवाइस से सिमिलर होता है एकदम। जो ये जो लिटरल डिवाइस है ना, इससे सिमिलर होता है। लिटरल डिवाइस में जैसे मेटाफोर होता है, सिमिली होता है, सिम्बॉलिज्म होता है, आयरनी होता है, समवॉट सिमिलर है बट डिफरेंट भी है। ये आप पोएम के लिटररी डिवाइस की तरह नहीं ले सकते हैं, समवॉट सिमिलर है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो पोएम जैसी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अलग है, जैसे फोर साइडिंग, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये लिटरली नरेटिव टेक्निक्स में आती है। मतलब वो बोलने के समय क्या क्या कर रहा है, हमें वो कहानी को कैसे घुमा रहा है। 1 घंटे की कहानी को क्या वो पूरे 10 पेज में लिख रहा है, कि 10 ईयर की कहानी को उसने 1 पेज में लिख के ख़त्म कर दिया, फिर वो 1 ईयर को इतने लंबे को खींच रहा है। ठीक है, ये ऐसा मतलब होता है उसमें। एंड क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, ये क्या होता है क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमें कैसे कैसे कहानी घटा, ये चीज़ भी पता होना चाहिए। ये सब हमें राइटिंग, आंसर राइटिंग लिखने में, एक्सट्रैक्ट बेस सॉल्व करने में, ये सब में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़। एंड द लास्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड फ्रॉम द चैप्टर। मोस्ट ऑफ द आपने सुना होगा कि कहते हैं कि नो, यू हैव टू राइट
इन ए वे दैट आपको लिखना होगा कि नहीं, आप जो है लिखो, अपने मन से लिखो, अपने मन से कुछ भी लिखो, आप इंग्लिश में अपने मन से आंसर राइटिंग करो, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश का एक आंसर राइटिंग होता है, एक उसका तरीका होता है कि आप कुछ कीवर्ड जो हमारे बुक में दिया है उस कीवर्ड को ले जा करके वहाँ प्रेजेंट करो कि ये कीवर्ड उसके पॉवर्टी को दिखा रहा है, ये कीवर्ड दिखा रहा है कि वो कितना ड्रीमर टाइप्स है। ये सारे कीवर्ड हमें ये चीज़ शो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ हमें क्या है शो कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। नाउ ये सारी चीज़ कीवर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन करके रखे हैं, आप लोग भी कर लेना, एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड मैं बताते भी जाऊंगी कि क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मैंने जो मेरी जो जर्नी रही है इंग्लिश में 89 टू 95, ये मैं आपको बताऊंगी। मैं इंग्लिश में बहुत स्ट्रगल की थी, एंड देन मुझे इंग्लिश बहुत पसंद आने लगा। वन ऑफ माई कोर्स जो मैंने CUT के लिए चुने थे वो इंग्लिश थे, तो आप लोगों CUT ये सॉरी अभी जो प्रेफरेंस लिस्ट आया है उसमें मैंने चुना है तो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश एक फ़िलॉसफी है एंड आई लव फ़िलॉसफी। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरीज़। अब हम क्या करते हैं, पहले स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द ये जो पार्ट है ना इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप हटा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल पढ़ो, एक बार समझो कि ये टाइटल क्या बोलना चाह रहा है। जैसे इसमें टाइटल में चैप्टर 2 का ये जो टाइटल है इसमें बोला है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट मतलब तो हम सब जानते हैं खो जाना, स्प्रिंग का मतलब होता है यूथ, ब्लूम। जब फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं, एकदम अच्छा सा माहौल जब रहता है, स्प्रिंग माय फेवरेट सीजन जब यूथ को दर्शाता है, ब्लॉसमिंग। और हम कब ब्लॉसम होते हैं, जब हम अपनी यूथ में रहते हैं, जब हम ब्लूम करते हैं। कब ब्लूम करते हैं हम लोग, एक फ्लावर की तरह सबसे ज़्यादा जब फ्लावर चमक रहा होता है ना अपनी ब्लॉसमिंग और ब्लूमिंग एरिया, उसके ईरा में, तो हम भी जब चमक रहे होते हैं तो अपनी यूथ में हम सबसे ज़्यादा चमक, सबसे ज़्यादा सुंदर हम कब होते हैं, अपनी यूथ में। सुंदर का मतलब बस सुंदर नहीं, हम ग्रोथ कर रहे होते हैं, सब कुछ एकदम आगे बढ़ रहा होता है, एकदम हमारे अंदर एनर्जी रहती है। कब रहती है, स्प्रिंग, हमारे यूथ में। तो बस यही कहना चाह रहा है, हमारा यूथ, हमारा चाइल्डहुड जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, वो खो गया है कहीं, वो कुछ तो है जो खो गया। इसमें लिखा है द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, एक ऐसा स्टोरी जिसमें चाइल्डहुड ना बाय फोर्स एंड बाय सिचुएशनल समथिंग वो खो गया है, किसी ने उसे चोरी कर लिया। बस यही सा ही स्टोरी है। हम सब अपने चाइल्डहुड को जीते हैं, किसी की अच्छी मेमोरीज होती है, किसी की नहीं होती है। तो बस किसी की अच्छी मेमोरीज नहीं होती है तो वो क्यों नहीं होती है, वो क्यों अपने चाइल्डहुड को खो जाता है, उसे यंग, उसको मैच्योर बनना पड़ता है। अपने कुछ बोलते हैं ना कि ये ज़रूरत से ज़्यादा, अपने एज से ज़्यादा मैच्योर है। बस यही चीज़ करना पड़ता है उन बच्चों को, उनको समझना पड़ता है, उन बच्चों को जो है करना पड़ता है, उन बच्चों को समझना पड़ता है। सो हम जो क्या करेंगे कि यही स्टोलन चाइल्डहुड की कहानी अभी हम पढ़ेंगे। एंड एनीस यंग इज़ द ऑथर। इन्होंने थर्ड पॉइंट अपने नरेटिव से ही यहाँ बताया। उन्होंने कैरेक्टर का नरेटिव नहीं दिया है, फर्स्ट पर्सन नरेटिव नहीं दिया है, अपना नरेटिव दिया है एज ए थर्ड पर्सन। वो सुना रही है कहानी को, वो अपने नज़रिए से बता रही है कि मैंने क्या देखा। तो देखिए, ये सारा पार्ट जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसका जब लास्ट लाइन आप पढ़ने जाते हो ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए क्या लिखा है, हियर सी एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी and the tradition which condemn these children to life of exploitation. Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemns them, their children, to life of exploitation. Childhood labor की बात हो रही है। ये जो पॉवर्टी होती है ना, जो हम जिसे
हिंदी, शुद्ध हिंदी में दरिद्रता कहते हैं, गरीबी कहते हैं। और जो ट्रेडिशन होता है ना इस पॉवर्टी का, साइकिल टू साइकिल चलते जा रहा है। हमारे एल्डर्स ने हमें पास किया, उसके एल्डर्स ने उसे पास किया। जब तक कोई तोड़ने वाला नहीं आता है चेन ब्रेकर, तब तक वो चलते रहता है। पॉवर्टी जल्दी टूटती भी नहीं है। पॉवर्टी का जो साइकिल है वो जल्दी टूटता भी नहीं, इसलिए इसे ग्राइंडिंग कह रहे हैं। लगातार चल रहा है, ग्राइंड होते जा रहा है। ये पॉवर्टी, ये ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ये बस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बता रहा है, वो उस बच्चे, उस यूथ, उस एडल्ट्स के बारे में बता रहा है जो इस पॉवर्टी में पिसते आ रहे हैं। उसे ये बता रहा है ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन। पॉवर्टी अब पॉवर्टी नहीं रहा, अब वो एक जनरेशनल बॉन्डेज हो गया, वो एक ट्रेडिशन हो गया है, उस इंसान के रूटीन बन गया, उसके एक लाइफ का बन गया कि मेरे भी परदादा गरीब थे, मैं भी गरीब हूँ, मेरा बेटा भी गरीब होगा। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा मोस्टली विशेष साइकिल ऐसा होता है कि मोस्ट आदमी उस ट्रेडिशन में फंस जाते हैं, उसे हम ट्रेडिशन बना देते हैं। वो साइकिल जो है वो ट्रेडिशन बन जाता है। कैसे हम ये ऐसे कोई पूजा करते आ रहे हैं तो ऐसे पूजा करने से एक ट्रेडिशन बन जाता है कि ये पूजा करने का तरीका एक ट्रेडिशन है, जब हम उसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते आ रहे हैं। तो ये क्या करता है कि चिल्ड्रन की जो लाइफ है ना, उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसको अपना यूथ नहीं जीने देता। उनको बच्चे से ही बड़ा बना दिया जाता है कि नहीं भाई, आपको बड़ा बनना पड़ेगा, आपको ये काम करने पड़ेंगे। पॉवर्टी में बच्चा अपना जो केयरफ्री लाइफ है, जो यूथफुल लाइफ है, जो एनर्जेटिक लाइफ, एनर्जेटिक लाइफ है, जहाँ वो अपने दोस्त लोग के साथ खेल रहा होता है, घूम रहा होता है एकदम आराम से, उसे कोई मतलब नहीं, उसके पेरेंट्स उसे खाना पीना एकदम खिला रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जो केयरफ्री लाइफ है ना, इररिस्पॉन्सिबल लाइफ, वो लाइफ कभी कभी छीन लिया जाता है बच्चों से। कैसा, क्यों छीन लिया जाता है? एक्सप्लॉयटेशन के कारण। उनको काम करना पड़ रहा है बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं है। मनी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। उनके पास पैसे नहीं है तो उन्हें काम करना पड़ रहा है। तो बस अब यही जो एक्सप्लॉयटेशन की जो कहानी है, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे एक बच्चा जो है, पहले वो केयर फ्री था, थोड़ा सा उसमें था कि उसे सरवाइव करना है, बट थोड़ा केयरफ्री भी था। फिर वो कितना जल्दी मैच्योर हो गया और उसके अंदर, उसके पास बहुत सारे बर्डन्स आ गए। अब यही स्टोरी हमें पढ़नी है, तो हम समझें। Sometime I find a rupee in the garbage is the story title। कि कभी कभी मैं एक रुपी जो है गार्बेज में, कुछ रुपए गार्बेज जो हमारे लिए कुछ नहीं होता, हम उसे फेंक देते हैं। हम क्या, हमारे लिए कुछ है गार्बेज, नॉन इम्पॉर्टेंट, नॉन एग्जिस्टिंग, ऐसा चीज़ है जिससे हम दूर भागते हैं, डिस्कस्ट होते हैं। उसमें उसे एक रुपए मिले और वो गार्बेज से रुपए ले रहा है। देयर इज समथिंग अ चाइल्ड शुड नॉट डू, बट ही इज डूइंग दैट। गार्बेज में रुपए लेना, व्हाट इज डूइंग? वो गार्बेज में क्या कर रहा है? उसे रुपी गार्बेज में क्या कर रहा है? चिल्ड्रन कभी देखा है कि एक नॉर्मल चाइल्ड जो है गार्बेज के जा रहा है पास, नहीं मम्मी बहुत महकता है, मैं नहीं जाता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ खेलने के लिए, ऐसे करते हैं बच्चे। लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? ये जो टाइटल है ना, इम्पॉर्टेंट, कि उसको रुपए गार्बेज में मिल रहे हैं। अब देखो क्या होता है, आगे देखो। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब, whom I encounter every morning scrouching for gold in the garbage। गोल्ड इन द गार्बेज। गार्बेज में भाई सोना कैसे आएगा? ये लिटरल मीनिंग में आपको नहीं समझना है कि उसे गोल्ड मिल रहा है, नहीं, ये मेटाफोरिकल मीनिंग है। यहाँ पे गोल्ड उसका सर्वाइविटी है, वो कैसे सर्वाइव कर रहा है। कुछ रुपए मिल, उस जो गार्बेज वो चुन के जाता है, कैसे हम रैक पिकर्स को देखते हैं ना, गार्बेज चुनने वालों को देखा है ना, कि आप देखोगे अपने अगल बगल में सोसाइटी में कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ एडल्ट होते हैं जो गार्बेज में कुछ कुछ ढूंढते रहते हैं। वही उनके लिए गोल्ड है, क्योंकि वो जब उसे बेचते हैं तो उन्हें पैसे मिलते हैं। पैसे सर्वाइवल, फूड देता है, एंड फूड इज द गोल्ड फॉर देम। गोल्ड ऑफ द गार्बेज इज, इट इज अ इम्पॉर्टेंट लाइन, कीवर्ड इट इज।
Dump on by neighborhood. Sahib left his home long time. Set amidst the green flag fields of Dhaka, his home is not even a distinct memory. There were many stories that swept away the field and home. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. ऑथर साहिब से पूछ रही है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. वो ऑथर जो है पहले अपने बारे में पहले तो वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, एंड फिर बताती है कि मैं उसे रोज़ देखती हूँ, मैं रोज़ उसे इनकाउंटर करती हूँ हर मॉर्निंग, कि वो कुछ जो है ढूंढ रहा होता है गार्बेज के डम में, हमारे नेबरहुड के जो डम है उसमें ढूंढ रहा होता है. वो साहिब से बातें करती है, जब बहुत दिन से है उसके साथ तो बातें भी करती होगी. ये तो अभी पूछा है इसने पहले जाना है कि साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ के यहाँ पे आया है. ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो बांग्लादेश है, वहाँ के जो ग्रीन फील्ड्स थे ढाका के, उसको वो छोड़ के आया है. कुछ होगा, फेमाइन आ गया होगा, सुनामी आ गया होगा, मैनी नेचुरल फैक्टर्स या फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है. ज्योग्राफी में यू विल स्टडी इट कि बहुत सारे पुल एंड पुश फैक्टर होते हैं जिससे हम अपने घर को छोड़ते हैं. एंड देन यहाँ पे लिखा है हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टिंक्ट मेमोरी. वो मतलब उसको पता भी नहीं है, उसको बस इतना पता है कि हमारा घर ढाका में था, बहुत ग्रीन फील्ड के बीच में था. अब उसे इतना पता भी नहीं है, इवन अ डिस्टिंक्ट मेमोरी में उससे मतलब कि एक मेमोरी होता है ना जब हम एकदम पुरानी बात को याद करते हैं, वो भी अब उसको नहीं पता है क्योंकि वो कभी गया ही नहीं वहाँ पे. उसका ज़िंदगी, उसके मम्मी पापा आए, वो यहाँ रहे, साहिब हुआ, एंड साहिब यहीं पे हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टिंक्ट मेमोरी. अब उसका जो होम है वो डिस्टिंक्ट मेमोरी भी नहीं रहा, उसे याद भी नहीं क्योंकि वो वहाँ था ही नहीं. और उसके पेरेंट्स उसे कितना ही बताएंगे कि उसे पूछेगा कि मम्मी हम लोग कहाँ से थे, तो कितना ही बता सकते हैं वो अपने मेमोरी से, उतना ही बता सकते हैं. हमें डे टू डे लाइफ, पेरेंट्स तो ऐसे परेशान रहते हैं डे टू लाइफ में, तो कितना ही बताएंगे. तो बस यही ये बता रही है. And there were many storms that swept away their fields and home. His mother tells him. उसकी मदर ने उसे बताया कि स्टॉर्म, नेचुरल फैक्टर्स के कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा. And they left, and that's why they left. उन्होंने वो चीज़ छोड़ा, and वो गोल्ड इन द बिग सिटी जहाँ भी रहता है वहाँ सर्च करने के लिए. गोल्ड क्या है? सर्वाइवल के लिए जो फूड होता है, खाना होता है, कपड़े होते हैं. कपड़े तो छोड़ दो, खाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अभी तुम देखोगे स्टोरी में कि खाना अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाएगा साहिब आलम के लिए. I have nothing else to do, he mutters, looking away. उसने बोला कि मुझे कुछ, अरे भाई वो उससे पूछ रही है गार्बेज के कि तुम यहाँ क्या करते रहते हो भर समय, तो वो बोल रहा है कि मेरे पास और कुछ नहीं है. देखो जो पॉवर्टी में वो बच्चा स्कूल तो जा नहीं रहा, तो करेगा क्या. वो बोल रहा है कि I have nothing else to do. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. वो मतलब ऐसे ना एकदम हाफ से इग्नोरेंट, मतलब कोई इंसान होता है मतलब खुश है, बस ऐसे ही बोल दिया, केयर फ्री वे में उसका निकल गया कि स्कूल चले जाओ. पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे यहाँ कुछ करने के लिए नहीं, तो स्कूल चले जाओ, वो बोल दी. तो उसका जो एडवाइस है कि वो उसको खुद रियलाइज़ होता है कि कितना हॉलो है. वो बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, वो कैसे स्कूल जाएगा. मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर प्राइवेट एंड द वन विच आर गवर्नमेंट, आई डोंट नो दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल है या नहीं, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द जो पुअर फैमिली होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते. वो सर्वाइव कराने के लिए बच्चों को भी बोलते हैं कि आप हमारे साथ काम करो, ऐसे काम होता है. तो उसको ऐसा लगता है कि एडवाइस कितना खाली है, मतलब इसमें कुछ नहीं है. मैंने क्यों कहा ये चीज़ मुझे नहीं कहना चाहिए था. मतलब वो अपनी इग्नोरेंस को बता रही है कि उसे उसके सिचुएशन के बारे में नहीं पता है, उसके बारे में नहीं पता है कि वो किस सिचुएशन से, वो किस सर्कमस्टांसेस से निकल के आए. एंड द नेक्स्ट लाइन कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो,
If I start a school, will you come? I ask half joking. Yes, he says, smile broadly. तो वो कहता है कि मेरे, अब उसने बोल दिया स्कूल चले जाओ, तो वो कहता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, अगर कोई बनाएगा तो मैं चला जाऊँगा। तो अभी भी उसको तो समझ में नहीं आ रहा है, और वो केयरफुली होके हाफ जोकिंगली, तो वैसे कोई जोकिंग करता है ना तो हाफ, उसे रियलाइज़ है लेकिन वो फिर भी वो बोल रही है, हाफ जोकिंगली उसको कहते हैं, उसको रियलाइजेशन है लेकिन वो फिर भी बोल रही है कि अगर मैं एक स्कूल खोलूँगी क्या तुम आओगे। उसे पता है कि वो स्कूल नहीं खोल सकती, स्कूल खोलने में बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती। तो बोला हाँ, बहुत खुश, स्माइल बॉडी, मतलब उसके अंदर एक ड्रीम है कि मैं भी स्कूल पढ़ूँ, उसका है मन है कि वो स्कूल पढ़ना चाहता है, बट स्कूल ना नेबरहुड में है ना उसका सरकमस्टांसेस ऐसा है कि वो स्कूल जा सके। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? तो वो कुछ देर के बाद आता है और कहता है कि आपका स्कूल, कुछ दिनों के बाद वो उसके पास दौड़ते हुए आता है। अब तो पहचान गया, कितने दिन से वो लोग बात कर, तो दौड़ते हुए आता है, उनसे पूछता है आपका स्कूल बन गया? अब it takes longer to build a school, I say, embarrassed at having making a promise that was not meant. उसने एक प्रॉमिस कर दिया कि मैं, एक बच्चे को उसने होप दे दिया कि अगर मैं स्कूल खोलूँगी तो तुम आओगे, तो हाँ, तो वो बच्चे को जो होप मिला, उसने होप से गई कि स्कूल खोलेगा तो मैं जाऊँगा। उसे पढ़ना था, उसे भी कुछ करना था, उसके नॉर्मल जैसे बच्चे होते उसे भी जाना था, तो वो जो स्कूल है कि हाँ मैं जाऊँगा। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, तो वो कहते हैं कि जो स्कूल होता है ना वो बनने में समय लगता है। यहाँ ये जो ऑथर है ना, ये बस स्कूल के बारे में नहीं कह रही, ये अपने दिमाग के बारे में भी कह रही है वो अपना बोल रही है कि जो कुछ भी बनना है ना वो बनने में समय लगता है, तो जो स्कूल है ना उसको भी बनने में समय लगेगा, उसको बहुत समय लगेगा बनने में, क्योंकि वो कभी बन ही नहीं सकता। तो हम कितनी भी दूर चली जाए, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम चाहे पार सात समुंदर पार भी हो जाए ना, वो हमें नहीं मिलता, वो बनते रहता है, क्योंकि वो हमारे इमेजिनेशन में बनता है। या यू हैव टू नो दैट तो फिर उसने बोला कि एक प्रॉमिस किया था, एक हॉलो बातें तो उसने की ही, हॉलो प्रॉमिस भी किया जो कभी बनता नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक मतलब क्या होता है? डल। जिस वर्ल्ड में कोई लाइट ना हो, कोई लाइट क्या होता है कि ब्लीक लाइट क्या होता है? जहाँ पे खुशियाँ होती है, क्रेफिनेस होता है, हम घूमते हैं, एकदम हमारे अंदर खुशियाँ होती है, वैसा लाइफ उसका नहीं था। एक वर्ड में हम समझ रहे हैं जहाँ खुशियाँ होती, उसका वो डल वर्ल्ड जहाँ वो सर्वाइवल के लिए रोज़ लड़ रहा हो, उस डल वर्ल्ड, उस जो डल वर्ल्ड है ना, वो जो ब्लीक वर्ल्ड है जहाँ कहते तो बहुत कुछ है, सुने कहना तो बहुत कुछ है, फेंकी मार रहा है इंसान, फेंकी झाड़ रहा है, बोलते ना, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। ऐसे बहुत सारे प्रॉमिस, मेरी ही तरह प्रॉमिस, उसके एवरी कॉर्नर, उसके जो उसका जो ये वर्ल्ड है ना, ये छोटा सा वर्ल्ड, उसके एवरी कॉर्नर में मेरे तरह प्रॉमिस किए। हर इंसान उसको कुछ ना कुछ कह के जाता है एंड वो कभी पूरा नहीं करते। ब्रोकन प्रोमिसेस इट्स वन ऑफ द थिंग दैट पोवर्टी में ऐसा होता है। आफ्टर अ मंथ of knowing him, I asked his name, Sahib Alam. He announced he does not know what it means. If he knew it means Lord of the Universe, he would have hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roamed the street with his friend, an army of barefoot boys who appeared like the morning birds and disappeared in the noon. Over the months, I have come to recognize each of them. इस पैरा में क्या कहती है कि इस पैराग्राफ में वो बता रही है कि क्या होता है, बहुत मन से वो लोग बात करी है, उसको नोइंग, उसको जानने के बाद उसने उसका नाम पूछा तो बोला साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब क्या होता है? जो इस यूनिवर्स को जिसने बनाया, द क्रिएटर, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है साहिब आलम, उसका मतलब होता है। अब इसमें यहाँ पे आयरनी शो करी है, आयरनी बता रही ऑथर कि इसका नाम
और इसका जो काम है, जो इसका सिचुएशन है, ये तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स से बिल्कुल मैच नहीं करता। तो इसीलिए वो कह रही कि अगर मैं इसके नाम का मतलब इसे बता देती, अगर ये जानता, तो उसे कितना मतलब समय लगता ना कि बिलीव करने कि मेरा नाम साहिब आलम है एंड मैं किस सिचुएशन में जी रहा हूँ। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स तो पता नहीं मैं क्या हूँ। तो उसके नाम से जो रिप्रेजेंट होता है उसका अनअवेयरनेस है, उसको कुछ पता नहीं है, बस उसका नाम है, उसको ये पता है कि मेरा नाम साहिब आलम, उसका मतलब उसे नहीं पता है। और ये आयरनी भी एक तरह से शो कर रही है ऑथर। यहाँ लिख सकते हो आप लोग आयरनी, पूछा जाता है बहुत बार। तो यहाँ पे इसने बताती हो कि एक आर्मी है बेयरफुट बॉयज़। आर्मी मतलब लिटरल आर्मी नहीं है, हाँ आप ये जानते होंगे, मतलब कुछ लड़के हैं जो एक साथ एक समूह में रहते, ग्रुप में रहते हैं, जो हमेशा क्या करते हैं, सुबह में आते हैं एंड शाम में, दोपहर में चले जाते हैं, फिर शाम में आते होंगे। लेकिन ये इतना बताया कि सुबह मॉर्निंग में क्या होता है, एकदम सुबह क्या होता है, बर्ड चहचहाते रहती है, तो क्या करती है, मॉर्निंग में अपना फूड ढूंढने जाती है बर्ड, एंड फिर जो नून होते होते वो क्या होता है, नून 4-5 बजे होते होते वो अपने घर पहुंच जाती है। उसी तरह इन्होंने बोला कि द बर्ड, वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आते हैं एंड नून तक डिसअपेयर हो जाते हैं। उन्होंने कंपेयर किया है बर्ड्स को टू द बॉयज़, ठीक है। एंड मंथ्स, फिर उसके बाद बहुत समय के बाद उसको सब पता चल गया। एंड नाउ वाई, अब वो पूछती है सेकेंड, नाउ द पैराग्राफ सेज वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल, आई आस्क वन, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair in his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on village road. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot. It's one explanation. I wonder if there's only an excuse to explain why a perpetual state of poverty. It's important line, just underline it. And tradition, ये भी बहुत important line है, एक बहुत important word है, you can use it. तो इसमें क्या बोलती है, अब इस पैराग्राफ में ऑथर कहती है कि एक बच्चा है जो साहिब आलम नहीं है, दूसरा कोई बच्चा है उसके आर्मी में, उससे पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, मतलब वो लोग बेयरफुट थे, वो लोग खाली नंगे पैर, पॉवर्टी, यू कैन नो दैट कि गरीबी में आदमी आटा भी गीला हो जाता है, तो खाली चप्पल भी महंगा लगता है इंसान को, उससे खाना इम्पोर्टेंट रखता है चप्पल के। तो वो लोग चप्पल, तो वो पूछ लेती है ऐसे कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, तुम्हें चप्पल पहनना चाहिए। एज अ कंसर्न भी हो सकता है, एम्पैथिक भी हो सकती है ऑथर की, चप्पल पहनना चाहिए, इतनी धूप में तुम बिना चप्पल के घूम रहे हो। तो फिर एक बच्चा कहता है कि मेरी मदर ने उसे सेल्फ से नहीं निकाला, सेल्फ से जो चप्पल है वो नहीं निकाला। तो दूसरे कहते हैं कि अगर उसने निकाला भी होता तो हम लोग उसे फेंक देते, हम लोग उसे क्या करते, फेंक देते। एक वो बच्चा कह रहा है जिसने मिक्स मैच शूज़ पहना है, मतलब 2 अलग अलग तरह के उसने शूज़ पहने हैं। तो फिर तीसरा बोलता है कि मुझे एक शूज़ चाहिए जिसने आज तक अपने जीवन में एक पेयर ऑफ लाइफ, ये है जनरेशनल बॉन्डेज, द इरिवर्सिबल साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जो एक ट्रेडिशन है ना, उसके कारण इस बच्चे ने आज तक एक पेयर ऑफ शूज़ नहीं पहना है। खाना जिसके लिए इम्पोर्टेंट है ना, कपड़े इम्पोर्टेंट उतने नहीं होते हैं, क्योंकि खाना ही फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसने बोला कि ये मनी जो है ना, ये मनी का कंसर्न नहीं है, ये ट्रेडिशन है हमारा एक बेयरफुट रहने का। इट इज़ वन एक्सप्लेनेशन समवन गेव एंड ही सी अंडरस्टैंड कि उनका एक ट्रेडिशन है, बट ये ट्रेडिशन नहीं था, इट जस्ट एन एक्सक्यूज़, एक खाली जो बात नहीं होता है, कोई कह देता है कि मेरे पास ही ना, अरे मेरी मम्मी हमको बोली कि ऐसे ये सब नहीं रखना चाहिए,
ये नहीं पहनना चाहिए, इससे कुछ नज़र लग जाता है, मतलब ऐसे करके कि नहीं ये नहीं रखना चाहिए। अरे उसके पास है ही नहीं तो वो रखेगा कैसे भाई? वो खरीद ही नहीं पा रहा उस चीज़ को। तुमने बोल रहा है कि एक महंगी चीज़ को खरीद लो, तो नहीं, वो नहीं रखना चाहिए, उससे ऐसे ऐसे हो जाता है। एक्सक्यूजेज जो हम बनाते हैं जब हम कुछ चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, बस वही उसके जो इस परपेचुअल जो साइकिल है ना, जो बार बार आते रहता है उसके ज़िंदगी में, चलते रहता है, वो आते नहीं रहता, वो चलते रहता है। वो चीज़, वो जो स्टेट ऑफ पॉवर्टी है ना, उसका एक एक्सक्यूज़ है उसको छुपाने के लिए, उसके पेरेंट्स ने उसे बोल दिया, मैं पापा मैं चप्पल क्यों नहीं पहन सकता? बेटा हमारे यहाँ कोई चप्पल नहीं पहनता, ठीक है, तो आप चप्पल मत पहनो। जबकि पैसे नहीं है तो चप्पल कहाँ से आएंगे? पैसे होते तो चप्पल भी आ जाते। जब हमें कुछ चाहिए होता है तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता बच्चे कि ये चीज़ नहीं खरीदी जाती। अगर हमारे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो एक एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि ऐसा नहीं होता। तो यहाँ भी इन लोगों ने एक्सक्यूज़ बनाया है, जैसे इसने एक्सक्यूज़ बनाया कि मेरी मदर ने सेल्फ से चप्पल नहीं निकाल के दिए तो मैंने नहीं पहने। इसने एक्सक्यूज़ बनाया मिसमैच की, अगर निकाल के देते तो हम लोग उसे भी फेंक देते, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन है बेयर फुट रहने का, ठीक है। फिर द अनदर, अब वो क्या करती है, अलग ही स्टोरी पे चली जाती है। ये स्टोरी भी रिलेटेड है कि कैसे कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें मिल जाती है लेकिन कुछ बच्चों को नहीं भी मिलती है। जैसे यहाँ पे है, आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम Udupi once told me as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backward where lives the new priest, there were a red and white plastic chair. A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on the folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy later made the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boy, like the son of the priest, now wore shoes. But many others, like the ragpicker and the never remained shoeless. वो इस पैराग्राफ में क्या एक कहानी है ना कि एक बच्चे ने प्रेयर किया कि मुझे शूज़ चाहिए, एंड एक प्रिस्ट का वही बच्चा था, उसके पास एक बच्चा था जिसके पास शूज़ नहीं था, और एक बच्चा था जिसको देख रहा था, प्रिस्ट का बच्चा था जिसके पास शूज़ था। तो उसने यंग गॉडेस से मांगा कि मेरे पास जो भी पेयर का शूज़ आएगा उसे कभी खोने में, तो पेयर गारंटेड हो गया। तो ना उसके पास भी अब एक शूज़ आ गया था, तो उसने प्रेयर किया था कि उसे कभी खोए ना, तो अब ज़िंदगी भर उसके पास वो शूज़ रहेगा। तो वही उसमें कहना चाह रहा है कि इसमें फिर लास्ट लाइन इसका देखो, इसमें कह रही है कि उस बच्चे की प्रेयर तो ग्रांट हो गई, उस बच्चे को शूज़ तो मिल गया पहनने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे रैग पिकर्स हैं जो अभी तक शूलेस है, उनके प्रेयर ग्रांट नहीं हुए। इस सोसाइटी ने, इस वर्ल्ड ने, लॉर्ड ने उनकी जो प्रेयर है ना शूज़ की, उन्होंने ग्रांट नहीं की। कि कैसे कुछ बच्चे को कुछ चीज़ें मिल जाती है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी वो चीज़ नहीं मिलती है। बस वही चीज़ को यहाँ पे इस कहानी के द्वारा ऑथर कहना चाह रही है। माई क्वेंटेस, अब देखो क्या है, अब इसमें बोलता है, माई क्वेंटेस विद द वेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुर, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ द दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। ये देखो, जो दिल्ली के कोने में है लेकिन उससे बहुत दूर। दिल्ली एक कैपिटल सिटी है जिसको रिच कैपिटल सिटी मान, बहुत सारे रिच पीपल, बहुत अच्छे सोसाइटी का, जहाँ पे बहुत सारे अच्छी चीज़ें मिल रही होती हैं, और मतलब एक अच्छा जगह है, एक जहाँ पे बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, रिसोर्सेज है, जहाँ पॉवर्टी कम है, मतलब पॉवर्टी तो है इनसे, ये लोग वहाँ जाते हैं तो, और फिर वहाँ पे भी होगी लेकिन मोस्टली वहाँ पे नहीं होती है। बहुत सारे रिसोर्स है जहाँ पे रिच है, प्रोस्पेरिटी है, उस
प्लेस के साइड में ही है, दिल्ली के साइड में, लेकिन अगर देखा जाए तो उससे बहुत दूर। एक ऐसा जगह है जहाँ बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी है, जहाँ वेल्थ है, ग्लोरी है, रिसोर्स है, लेकिन उसी के जस्ट साइड में एक ऐसा जगह है जहाँ कुछ भी नहीं है, बस पॉवर्टी है, सब बस जीने के लिए लड़ रहे हैं रोज दिन। वो जगह इसके पास होते हुए भी उससे मेटाफोरिकल सेंस में बहुत दूर है। यही बात वो कहना चाह रही है, ये क्या है ऑथर कहना चाह रही है। तो सीमापुरी में उसके जो एक्वेंटेस, वो जो बेयरफुट आर्मी थी ना रेक्टपेगर की, माय एक्वेंटेस विद द वेयरफुट लीड्स मी टू सीमापुरी के साथ वो गई, सीमापुरी में गई। ठीक है, यहाँ मेटाफोरिकली भी ऑथर ने लिख दिया है कि मेटाफोरिकली तो दिल्ली के बगल में है लेकिन उससे बहुत दूर। ठीक है, तो अब सीमापुरी के बारे में। दोज हु लिव हियर आर द स्क्वाटर्स हु कम फ्रॉम द बांग्लादेश बैक इन 1917। Sahib family in among them, Simapuri was then a wilderness. It still is, but no longer empty. पहले वो बस जंगल था, अभी भी वो एक जंगल की तरह है। जंगल में जैसे सब कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, कोई वेल्थ, कोई प्रॉस्पेरिटी, कोई रिसोर्स तो होते हैं, जंगल के रिसोर्स होते हैं, लेकिन वो मतलब लिटरल जो ह्यूमन को रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारे नहीं होते, सब कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो वो अभी भी है, लेकिन अब वो एम्पटी नहीं रहा, वो वाइल्डनेस, वो अब बस एक फॉरेस्ट की तरह नहीं रहा, अब उसमें लोग आके रहने लगे। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स इन टिन टेम्पोलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर लिव 10,000 रेक्टकर्ड। They lived here for more than 30 years without identity, without permit, but a ration card that gives the names of water list enable them to buy grains. ये सीमापुरी के बारे में बता रही ऑथर, वहाँ के पॉवर्टी को बता रही है, वहाँ के जगह को एक्सप्लेन कर रही है कि कैसा जगह है जो रहता है, क्या ऐसा चीज़ है। ये जो सारा एक्सप्लेनेशन है ना, वो बता रही है कि कैसी जगह पे साहिब रहता है। तो वो पहले बताती है कि ये लोग बांग्लादेश से 1971 में आए थे, साहिब की फैमिली एक थी। और क्या होता है कि यहाँ पे कैसा जगह है, यहाँ पे जो सब घर है वो मड से बने हुए हैं। रूफ जो छत है उनको टिन का जो छत नहीं होता है, कैसे करके कड़वी टाइप्स का होता है, और ट्रैम्पोलिन एक कपड़ा टाइप से होता है, आई डोंट नो, मुझे अच्छे से नहीं पता, आप लोग सर्च कर लेना। उस मतलब ऐसे करके उसको बिछा दिया जाता है, उससे पानी ज़्यादा आता नहीं है, तो उससे रूप में बस पानी से बचाव करने के लिए उनका एक रूप बना के रखा है, जहाँ पे सीवेज का तो आता पता बहुत पता नहीं है। ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर भी नहीं है, मतलब एक जगह है जहाँ पे एक मड का हाउस है, एक छत पे टीना का, जो हम अपने बचपन में बनाते थे ना एक घर, इसमें कुछ नहीं होता, बस टीना का एक छत होता था और एक मड का हाउस होता था, बस वही है। यहाँ पे सीवेज भी है कि नहीं ये भी नहीं पता आदमी को। ड्रेनेज, रनिंग वाटर, ड्रेनेज सब अगर हो, मतलब है भी तो चल, रनिंग वाटर ही उनका जो ये यहाँ से जो निकल रहा है पानी, यही उनका ड्रेनेज है, यही उनका सब कुछ है। और यहाँ पे ये लोग 10,000 रैक पिकर्स, जो कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं, वो यहाँ रहते हैं। और वो यहाँ 38 से ज़्यादा रह रहा है बिना आइडेंटिटी की, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो दे आर जस्ट अ फॉरेनर हु कम हियर टू लीव विदाउट परमिट। उनको परमिट भी नहीं यहाँ रहने के, जैसे हम लोगों के पास ज़मीन की कागजात होती हैं, उनके पास ये सब कुछ नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो अगर उनका कुछ, जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, उनके पास ना आधार कार्ड है ना ज़मीन की कागज़ है जो रह रहे हैं, बस एक राशन कार्ड है जिनसे उन्हें थोड़ी मोड़ी फूड मिल जाती है। राशन कार्ड जो होता है ना, वो लोगों को दिया जाता है जो यहाँ रहते हैं, तो किसी तरह मिल गया। क्यों मिला है ना, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम आ सके, इसलिए कि उनकी सरकार को वोट मिल सके, इसलिए उन्हें जो है ना सोसाइटी के दिखा रहा है, सोसाइटी को बहुत अच्छे से इसमें बता रही है कि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनको कोई आधार कार्ड में कभी नाम नहीं दिया गया, उनको कोई परमिट नहीं दिया गया, लेकिन एक राशन कार्ड दिया है। उनको फूड के नाम लालच
के नाम पे वोटर लिस्ट में नाम देके कि वो आए, सरकार वोट करेगी, लोग बढ़ेंगे तो वोट मिलेगा, बस इसके लालच के कारण उनको राशन कार्ड मिला भी कि वो थोड़ा सा फूड खरीद सके, कोई आइडेंटिटी नहीं। ये जो सोसाइटी का जो इनडिफरेंस है ना, पॉलिटिक्स का कुछ पार्ट यहाँ आपको शो हो रहा होगा। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। मैंने कितनी बार आपको इस टॉपिक में बताया कि फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम, क्लोथ्स आर नॉट, हाउसेज आर नॉट, कैसे भी घर बना लिए बस रहना है। खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आदमी सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं होता है इंसान से। भूख प्यास ये ऐसी चीज़ है ना जो इंसान जिसके बिना मर जाता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो यहाँ इनके लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा खाना मैटर करता है। उन्हें कुछ नहीं मिला वोटर लिस्ट के लिए, उन्हें बस खाने के नाम पे उनको दिया जा रहा है कि आप खाना लो और हमें वोट करो, बस इसीलिए सरकार की ये जो है ना नीति यहाँ पे दिखाई जा रही है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट उनके लिए बन जाता है आइडेंटिटी से। ये लाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, यू हैव टू राइट इन पॉवर्टी। अगर का कोई आएगा साहिब आलम के कि उनकी लाइफ में जो फूड है ना, ये लाइन बताते हैं आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑफ द डे क्या होते हैं ना, वी कैन फेड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एकिंग stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain, says a group of women in a tattered sari when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river. तो एक औरत कहती है जो उसका साड़ी फटा हुआ साड़ी में है, और जब ऑथर पूछती है कि आपने उतनी अच्छी जगह ग्रीन फील्ड, इतनी ब्यूटीफुल ढाका अपने शहर को क्यों छोड़ के यहाँ आ गए, तो उसने कहा कि अगर हम अपने फैमिली को खाना दे पा रहे, कुछ खाना मिल रहा है, और हम बिना भूखे पेट सोने नहीं भूखे नहीं हैं, बिना भूखे हुए हम सो पा रहे हैं, हमारे पेट बिना दर्द हुए हम सो पा रहे हैं, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे कि वो उस ऐसी जगह पे जहाँ कोई ग्रेन, जहाँ कुछ अनाज नहीं है खाने के लिए, जहाँ उनके सर्वाइवल का कोई मीन्स नहीं है, कुछ खाने के लिए कोई मीन नहीं, वो ऐसी जगह रहना पसंद नहीं करेंगे। बेटर उनके लिए फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये बस बता रही हूँ। Wherever they find food, they pitch their tent, become Tanset's home. Children grow up in them, becoming partner in the survival and survive in the Sima Puri men's picking. And it has acquired the proportion at the fine art. Garbage to them is a gold, and it's their daily bread, a roof over the head, even if it's leaking roof, but it's fortunate it's even more. Children जो है वो यहाँ पे अब ग्रो कर चुके हैं, बच्चे नहीं रहे, अब उन्हें मैच्योर बना दिया गया, उन्हें उस सर्वाइवल का पार्ट बना दिया। उनको भी डक पिकिंग, जैसे यहाँ पे साय वाला वो कचरा में क्या कर रहा था, वो भी उस कचरे को बिन रहा था, ढूंढ रहा था अपने गोल्ड को, अपने फूड खाने के जरिए एक सर्वाइवल के मीन्स को वो ढूंढ रहा था। अब बच्चे नहीं रहे, यही तो लॉ स्प्रिंग का कहना है कि बच्चे नहीं रहे, वो अब बड़े हो गए हैं, उनको एक सर्वाइवल का जरिया बना दिया।